मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहन देवी रापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम यूरोप महाद्वीप के जो प्राकृतिक स्वरूप है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप को प्राकृतिक आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। पहला है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान दूसरा है मध्यवर्ती मैदान और तीसरा है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप को प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान और तीसरा है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। तो हम सबसे पहले हमारा पहला जो प्रकार है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में देखते हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप का जो पहला प्राकृतिक स्वरूप है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, इसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहले पर्वत है स्कैंडिनेवियन पर्वत। स्कैंडिनेवियन पहले प्रकार के जो पर्वत हैं वो है स्कैंडिनेवियन पर्वत और दूसरे हैं ब्रिटेन के पर्वत। ब्रिटेन के पर्वत। मतलब पहला जो प्रकार है उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश, इसके इस प्राकृतिक स्वरूप के दो भाग किए गए हैं। पहला प्रकार स्कैंडिनेवियन की पर्वत और दूसरे हैं ब्रिटेन की पर्वत। तो हम जो पहले स्कैंडिनेवियन के जो पर्वत उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है इनका जो विस्तार है, इनका विस्तार पश्चिम तट से स्वीडन तक। जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है इनका विस्तार यूरोप के पश्चिमी तट से लेकर और स्वीडन तक इन पर्वतों का विस्तार है। इन पर्वतों की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक इनकी ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल मतलब एक पठार के रूप में ही इनकी ऊंचाई है। यहाँ पे ऊंची ऊंची जो चोटी हैं, इन चोटियों का अभाव पाया जाता है। और जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे उनकी ऊंचाई में और भी कमी होती जाएगी और ये और भी सकड़े होते जाएंगे। ठीक है। और जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वहाँ पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है और ग्लेशियर का भी वहाँ पर जो जमाव है वो देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन के जो पर्वत है उनके बारे में। देखिए कि जो ब्रिटेन के जो पर्वत है उनमें विशेष रूप से जो ब्रिटेन के पर्वत हैं वो स्कैंडिनेवियन के समान ही पाए जाते हैं। इनमें रवेदार जो सेल हैं वो पाई जाती हैं और ये विशेष रूप से पेनाइन और स्कॉटलैंड की पर्वत इनमें शामिल किए गए हैं। पेनाइन और स्कॉटलैंड के, पेनाइन और स्कॉटलैंड की पर्वतों को इन पर्वतों में शामिल किया गया है ब्रिटेन के पर्वतों के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो स्कॉटलैंड को जो पर्वत है उनकी ऊंचाई 600 मीटर है। स्कॉटलैंड की पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय सेलों के रूप में विभिन्नता मिलती है। मतलब स्कॉटलैंड के जो पर्वत है उन पर्वतों के पश्चिमी तट में और जो पूर्वी तट है उन दोनों तटों में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। जो संरचना है उनमें विविधता पाई जाती है। उनके जो सेल क्रम है उन सेलों में भी आपस में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो पेनाइन पर्वत क्रम में परतदार सेलों के नीचे कोयला भी मिलता है। जो पेनाइन जो पर्वत है यहाँ के जो परतदार सेल है, पेनाइन पर्वतों की परतदार सेलों में कोयले की प्राप्ति होती है पेनाइन पर्वतों के अंतर्गत। और यहाँ पे वन भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। वनों का भी बहुत विस्तार पेनाइन पर्वतों के अंतर्गत, वनों का भी बहुत अधिक मात्रा में विस्तार पाया जाता है। ठीक है। और ये यहाँ के पर्वत आर्थिक रूप से भी अधिक संपन्न है, आर्थिक रूप से महत्व है, क्योंकि यहाँ पेनाइन पर्वतों के जो परतदार शैल है उनमें कोयले की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति इन पर्वतों में होती है। तो इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी बहुत ही अधिक है पेनाइन पर्वतों का। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला जो भाग है हमारा मध्यवर्ती मैदान।
यूरोप के प्राकृतिक स्वरूप का अगला भाग है मध्यवर्ती मैदान। तो देखिए मध्यवर्ती जो मैदान है उसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसका भाग है, पहला भाग है पूर्वी भाग, मध्यवर्ती मैदान का पूर्वी भाग, और दूसरा भाग है पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। मध्यवर्ती मैदान को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसका प्रकार है पूर्वी भाग और दूसरा है पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग को रूसी प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। पूर्वी जो भाग है इसको रूसी प्लेटफॉर्म, रूसी प्लेटफॉर्म भी इसको कहा जाता है। यह एक समतल और चपटा मैदान है, समतल और चपटा। ठीक है, जो पूर्वी मध्यवर्ती मैदान का जो पूर्वी भाग है वो एक समतल और चपटा भाग है। और इसके बाद हम देखें तो इसका जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस पर्वत का जो ढाल है वो किस तरफ है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल है इस मैदान का। और यहाँ पे अनेक नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं जिसमें यूराल और वोल्गा, यूराल और वोल्गा प्रमुख है। यहाँ की जो नदियाँ इस मैदान में प्रवाहित होती है जिसमें यूराल और वोल्गा जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पे जाकर गिरती है? यूराल और वोल्गा कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में। इसके अलावा निपर, यूराल और वोल्गा के अलावा निपर भी एक नदी है जो कहाँ पे जाके गिरती है? काला सागर में, काला सागर के अंतर्गत जाके गिरती है। तो ये है पूर्वी मैदान जिसको रूसी प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। यह एक समतल और चपटा मैदान है और यह इस मैदान का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ हैं यूराल, वोल्गा और निपिर। यूराल और जो वोल्गा नदी है वो जाती है कैस्पियन सागर में जाके गिरती है और निपिर जो नदी है वो काला सागर के अंतर्गत जाके गिर जाती है, अपना जल गिरा देती है। निपिर और डोन, निपर के अलावा एक और नदी है डोन। ठीक है, तो मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी भाग में चार नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं, यूराल और वोल्गा। ठीक है, जो कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। और इसके अलावा डोन और निपर जो कहाँ पे गिरती है? काला सागर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है मध्यवर्ती मैदान का पूर्वी भाग। उसके बाद हम देखते हैं मध्यवर्ती मैदान का जो पश्चिमी भाग है। मध्यवर्ती मैदान का पश्चिमी भाग, देखिए इस मैदान का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा जो लाई गई, जो बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मृदा है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा है उस मृदा के द्वारा इसे जो यह जो मैदान है मध्यवर्ती मैदान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग का निर्माण किया गया है। और इसके अंतर्गत जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो राइन, रोन और एल्ब, राइन, रोल और एल्ब ये नदियाँ हैं जो इस भाग में प्रवाहित होती है और जो कहाँ जाकर गिरती है? उत्तर सागर में। और यह नदियाँ जो उत्तर सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कुछ नदी जैसे वेस्चुला और ओडर, विस्चुला और ओडर नदियाँ भी इस भाग में प्रवाहित होती हैं जो जाकर गिरती है बाल्टिक सागर में, जो बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो ये है इसके पश्चिमी भाग। इसका जो पश्चिमी भाग है, मध्यवर्ती मैदान का जो पश्चिमी भाग है वह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मृदा है, उस उपजाऊ मृदा के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ बहती हैं राइन, रोल और एल्ब जो जाकर गिरती है उत्तर सागर में। इसके अलावा इस मैदान में वेस्चुला और ओडर नदियाँ भी बहती हैं जो जाकर बाल्टिक सागर में गिरती हैं। तो ये है यूरोप के प्राकृतिक स्वरूप का मध्यवर्ती मैदान जिसको दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अगला जो प्राकृतिक स्वरूप है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश यहाँ का तीसरा प्राकृतिक स्वरूप है। देखिए दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला पेरेनीज पर्वत, दूसरे हैं आल्प्स पर्वत। इसके तीन भाग हैं,
पेरेनीज पर्वत, दूसरे हैं आल्प्स पर्वत, और तीसरे हैं कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत ये दक्षिण के जो पर्वतीय प्रदेश है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रकार है पेरेनीज पर्वत, दूसरे हैं आल्प्स पर्वत और तीसरे हैं कार्पेथियन पर्वत। तो हम सबसे पहले जो पहले प्रकार के पर्वत हैं पेरेनीज पर्वत, इनके बारे में देखते हैं। पहले है पेरेनीज पर्वत। पेरेनीज पर्वत, देखिए जो पेरेनीज पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। ये जो पेरेनीज पर्वत है किसके मध्य स्थित है? स्पेन और फ्रांस के मध्य। स्पेन और फ्रांस के मध्य यह पर्वत बिल्कुल इन दोनों के देशों के मध्य में स्थित है और यह जो पेरेनीज पर्वत है वह इन दोनों देशों को अलग अलग करता है। ठीक है, कौन सा पर्वत? पेरेनीज पर्वत। और इसकी जो इस पर्वत क्रम की ऊंचाई बहुत अधिक है और यहाँ पे जो इस पर्वत को पार करने के लिए जो घाटियाँ हैं उन घाटियों का भी अभाव है। इसके अलावा हम देखें तो इसके 3 दर्रे हैं, इसमें मुख्य 3 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? कोल डी ला पर्च, पहला है कोल डी ला पर्च, इसके 3 मुख्य दर्रे हैं। दूसरा इसका दर्रा है कोल डी सोमपार्ट, कोल डी सोमपार्ट, ये इसका दूसरा दर्रा है। और इसका तीसरा दर्रा है इसका ला पेर्थर, ला पेर्थर, ये इसके 3 प्रमुख दर्रे हैं पेरेनीज पर्वत के। मतलब मुख्य रूप से पेरेनीज जो पर्वत है वो किन 2 देशों के मध्य स्थित है? स्पेन और फ्रांस के मध्य। यह जो पेरेनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन को दोनों देशों को अलग अलग करता है। और इन दोनों पर्वतों यह जो पेरेनीज पर्वत है इस पेरेनीज पर्वत को पार करने के लिए जो घाटी है उन घाटियों का भी अभाव है। और लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही दर्रे हैं जो हैं जिनके नाम है कोल डी ला पर्च, दूसरा है कोल डी ला सोमपार्ट और तीसरा है ला पेर्थर। ये 3 इस पर्वतों के मध्य दर्रे बनाए गए हैं। दूसरा पर्वत है हमारा आल्प्स पर्वत। दूसरा पर्वत है आल्प्स पर्वत। आल्प्स, देखिए आल्प्स पर्वत के बारे में हम देखते हैं तो आल्प्स पर्वत को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है फ्रेंच आल्प्स, स्विस आल्प्स, फ्रेंच आल्प्स, दूसरा स्विस आल्प्स, फ्रेंच आल्प्स, स्विस आल्प्स, तीसरा है प्री आल्प्स और हेबोरियन आल्प्स, प्री आल्प्स और हेबोरियन आल्प्स। ये आल्प्स पर्वत के 4 भागों में, आल्प्स पर्वत को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद हम देखें तो आल्प्स जो पर्वत है यूरोप की एक सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर, पर्वत शिखर। ये अगर आप क्वेश्चन में आ जाए आपके एग्जाम में कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो वह कौन सा है? आल्प्स। ठीक है, इसको 4 छोटे भाग में विभक्त किया गया है। पहला है फ्रेंच आल्प्स, स्विस आल्प्स, प्री आल्प्स और हेबोरियन आल्प्स, ये इसके 4 उप विभाग हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ अनेक प्रकार के समानांतर श्रेणियाँ हैं। ये एक मोड़दार पर्वतों से गिने जाते हैं। आल्प्स पर्वत में ग्लेशियर द्वारा बनाई गई झीलों के मनोरम दृश्य सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। और आल्प्स पर्वत में ही स्थित जो स्विट्जरलैंड है वह स्विट्जरलैंड देश यूरोप का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। यूरोप का क्रीड़ा स्थल सबसे सुंदर मनोरम दृश्य किस देश का है? स्विट्जरलैंड का है, जहाँ पे बहुत ही जो
विदेशों से जो पर्यटन है वो जाते हैं घूमने के लिए। और सबसे मनोरम दृश्य जो आल्प्स पर्वत के जो आसपास के देशों में है तो किसका है, स्विट्जरलैंड का है। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का क्रीड़ा स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है कार्पेथियन पर्वत। अगला है आल्प्स पर्वत के बाद अगला है कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत, तो देखिए इसके बारे में हम देखें तो इन पर्वतों की सामान्य ऊंचाई है, ये पर्वत है, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। इनके रूप, इनके जो आकार, रूप, जो संरचना वो सभी किनके समान है, आल्प्स पर्वत के समान। इनके जो आकार है, संरचना है, रूप है, सभी आल्प्स पर्वतों के समान है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो प्राकृतिक दृश्य है उन प्राकृतिक दृश्यों की अपेक्षाकृत कमी है। ठीक है, पूर्व में पर्वतों की काफ़ी ऊंचाई है और सुंदर दृश्य भी गोचर होते हैं। कम ऊंचाई के बावजूद भी इन पर्वतों में रुकावट डाली गई है। पर्वतों पर ग्लेशियर का अभाव है और पर्वतों का ग्लेशियर का प्रभाव खूब पड़ा है। और भी पूर्व की ओर बढ़ने पर ऊंचाई काकेशस श्रेणियों का विस्तार है। काकेशस श्रेणियाँ सुंदर दृश्यों वाली एक सुंदर पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं। ये है कार्पेथियन पर्वत के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने जो यूरोप का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसके प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।